कोई और मैकेनिक नहीं है क्या जो जल्दी आ जाए? नहीं मैडम जी। अरे यार, यहाँ तो इंटरनेट भी नहीं चल रहा, वरना मैं तो कैब ही बुला लेती। अगर मैं यहाँ से ऑफिस तक चलकर भी जाऊंगी तो उसी में आधा घंटा चला जाएगा और गाड़ी से बस 10 मिनट में पहुंच भी जाऊंगी। उतने में मिश्का को सामने से आ रही एक कार दिखाई देती है। मेरे पास अब इस कार में सवार व्यक्ति से लिफ्ट मांगने के अलावा और कोई रास्ता बचा ही नहीं है, क्योंकि अगर मैं लेट हो गई तो बॉस की नजरों में एक लापरवाह एम्प्लॉय बन जाऊंगी। प्रमोशन होने के बाद तो मुझ पर बहुत जिम्मेदारियां बढ़ चुकी हैं और मुझे उन्हें ठीक से निभाना है। फिर मिश्का उस आदमी को रोक लेती है। उसमें एक हैंडसम आदमी बैठा होता है। क्या हुआ मैडम? पहले तो आई एम रियली सॉरी जो मैंने आपकी गाड़ी रोक दी। दरअसल मेरे ऑफिस से आई गाड़ी खराब हो गई है और मुझे एक बहुत ही जरूरी मीटिंग में जाना है, और वो भी आने वाले 10 मिनट में। क्या आप मुझे वहां तक ड्रॉप कर दोगे? चाहो तो आप मुझसे पैसे भी ले सकते हो। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, अब बैठ जाइए। मैं भी इसी रास्ते से जा रहा हूँ। आपको किस जगह जाना है? रायचंद ग्रुप ऑफ कंपनीज। ओह, तो आप वहाँ की एम्प्लॉय हो? जी हाँ। और मैं बिरला ग्रुप ऑफ कंपनीज का एम्प्लॉय हूँ। ओह अच्छा, मतलब आप भी मेरे ऑफिस ही जा रहे हो, क्योंकि वहाँ की टीम और हमारी टीम की आज मीटिंग है। बिरला और रायचंद ग्रुप ऑफ कंपनीज अब पार्टनर्स बनने वाले हैं ना, इसीलिए। तो इसका मतलब ये है कि हम दोनों की मंजिल एक ही है। हाँ, लेकिन क्या अजीब इत्तेफाक है ना। वो तो है। खैर चलिए, अब जल्दी बैठ जाइए, वरना पता चला मीटिंग शुरू भी हो गई और हम दोनों वहां पर लेट पहुंच गए। तुमने सही कहा, चलो जल्दी चलते हैं। फिर मिश्का और अर्नव दोनों साथ में ऑफिस जाते हैं। फिर वो दोनों मीटिंग के बाद कैंटीन में साथ बैठकर खाना भी खाते हैं। वैसे मानना पड़ेगा, आज तुमने काफी अच्छा प्रेजेंटेशन दिया है। सच में तुम बहुत होनहार हो। थैंक यू। तुम्हारी कंपनी के लोगों से भी मैंने बात की है और वो लोग भी बोल रहे थे कि तुम भी काफी अच्छा काम करते हो। अरे झूठ बोल रहे थे वो लोग। क्या तुम भी? वैसे हंसते वक्त तुम बहुत प्यारी लगती हो। क्या सच में? हाँ, मम्मी कसम। वैसे तुम्हारे साथ बैठकर बातें करके मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। जिंदगी में पहली बार मैं किसी के साथ इतनी खुलकर बातें कर रही हूँ। क्या बात है, फिर तो मैं एकदम लकी आदमी हूँ। हाँ, वो तो है। इस तरह वो दोनों एक दूसरे से ढेरों बातें करते हैं और एक दूसरे के नंबर्स भी ले लेते हैं, जिसके बाद उनके फोन पर भी बातें शुरू हो जाती हैं। अरे दी, आप अभी तक सोई नहीं? आपके कमरे की लाइट चल रही थी ना, इसलिए मैं आपको देखने आ गई। अरे कुछ नहीं जूही, बस वो ऑफिस का थोड़ा बहुत काम बचा हुआ था, इसीलिए वही निपटा रही थी। तू जा ना, सो जा। ठीक है दी, लेकिन आप भी वक्त पर सो जाइए। गुड नाइट। गुड नाइट जूही। फिर जूही वहां से चली जाती है। बड़ी अजीब बात है, दी अपने फोन में देखकर कभी नहीं मुस्कुराती, लेकिन पिछले 2 से 3 दिनों से उनके चेहरे पर अलग ही निखार आया है, वरना वो 24 घंटे बस गुस्से में ही रहती है। कहीं उनकी जिंदगी में कोई लड़का तो नहीं आया ना। खैर, जो भी हुआ हो, उन्हें खुश देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। गुजरते दिनों के साथ साथ मिश्का और अर्नव अब करीब आने लगते हैं और उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है, जिसके बाद दोनों उसका इजहार करके शादी करने का फैसला लेते हैं। मैं अपने घर वालों को तुम्हारे बारे में बताऊंगी और हमारी शादी तो होकर ही रहेगी। हाँ मिश्का, मेरे मम्मी पापा दोनों गाँव गए हैं। 2 दिन बाद जब वो आएंगे तब मैं उन्हें भी बता दूंगा। आखिरकार मुझे जैसी लड़की चाहिए थी, सेम वैसी ही लड़की मिल गई। फिर एक दिन जब मिश्का बाजार में खरीदारी करने गई होती है, तभी वहां पर एक बूढ़ी औरत का फोन खो जाता है और वो अपने बगल में खड़ी मिश्का पर इल्जाम लगाने लगती है। जरूर इसी लड़की ने मेरा फोन चोरी किया है, क्योंकि ये मेरे बगल में ही खड़ी है। क्या?
और नहीं तो क्या, मेरे पर्स की चेन खुली दिखी नहीं कि तुरंत डाका डाल दिया। चोरनी कही की। चल जल्दी से मेरा फोन वापस दे। अरे ये आप क्या कह रही हो? जरा सोच समझ कर बात करो। मेरे कपड़े और शक्ल देखकर मैं आपको चोरनी लगती हूँ क्या? ये देखो, मेरे पास 2 लाख रुपए का फोन है, तो मैं आपका सस्ता सड़ा हुआ फोन क्यों चुराऊंगी? अरे किसे पता, तू ऊपर से नीचे तक सारा चोरी का माल ही इस्तेमाल करती हो, और ये 2 लाख रुपए का फोन भी तूने चोरी करके ही लिया होगा। देखिए आंटी, आप उम्र में मुझसे बड़ी हो, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आप कुछ भी बकवास करती जाओ। मैं आपके बगल में खड़ी हूँ, तो इसका मतलब ये कैसे हो गया कि आपका फोन मैंने ही चुराया है? अरे इतनी भीड़ है, किसी ने भी आपके पर्स में हाथ डालकर चोरी कर लिया होगा। मेरे पास बहुत पैसे हैं और अच्छी नौकरी भी है, समझ गई ना? बेवकूफ बुढ़िया। उतने में वहां पर अर्नव आ जाता है, और वो औरत कोई और नहीं बल्कि अर्नव की माँ उज्ज्वला होती है। क्या हुआ माँ, क्यों चिल्ला रही हो? अरे ये मिश्का यहाँ पर क्या कर रही है? अर्नव, हे भगवान, इसका मतलब ये बुढ़िया इसकी माँ है। शिट यार, ये मैंने क्या सियाप्पा कर दिया। उज्ज्वला अर्नव को सारी बातें बताती है, और फिर ये लड़की मुझसे झगड़ने लगी। क्या? मन तो कर रहा है कि इस बुढ़िया को भर भर के सुनाऊं, पर अर्नव से मैं प्यार करती हूँ, और उससे शादी करने के लिए मुझे उसके परिवार की नजरों में अच्छा तो बनना ही पड़ेगा। अरे आंटी जी, माफ कीजिएगा, गुस्से में मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया, पर आप भी मेरी माँ जैसी हो ना, इसलिए आप फिक्र मत कीजिए। एक काम करते हैं, हम दोनों साथ मिलकर ढूंढते हैं, और अगर तब भी आपका फोन नहीं मिला तो मैं खुद जाकर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज करूंगी, ठीक है ना? ठीक है। फिर उज्ज्वला, मिश्का और अर्नव तीनों उस भीड़ में हर जगह फोन ढूंढने लगते हैं, और आखिरकार अर्नव को फोन सड़क पर गिरा हुआ मिलता है। हे भगवान, मैं भी ना एकदम भुलक्कड़ हूँ। जब मैंने उस दुकान से धूप और अगरबत्ती लिया था, उसके बाद मैंने अपने पर्स की चेन बंद ही नहीं की, जिस कारण मेरा फोन पर्स के बाहर आ गया होगा। माफ करना बेटा, मेरी ही लापरवाही थी और मैं तुम पर गुस्सा करती रही। अरे कोई बात नहीं आंटी, हो जाता है कभी कभार। हर किसी के लिए उनका फोन उनकी सबसे कीमती चीज होती है। खैर, आप काफी परेशान हो गई थी ना? ये लीजिए, मैंने आपके लिए जूस लाया है, इसे पी लीजिए, फिर आपको राहत मिलेगी। शुक्रिया बेटा। उज्ज्वला जूस पीकर मिश्का से बात करने जाती ही है, लेकिन उतने में वो वहां से जा चुकी होती है। फिर रात में अर्नव अपनी माँ उज्ज्वला और पापा तेजेंद्र के पास आकर उन्हें मिश्का के बारे में सब कुछ बताता है। क्या? वो लड़की जो आज तुझे बाजार में मिली थी, तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो? हाँ मम्मी, मिश्का और मैं पहले दिन से ही एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। फिर एक दिन हमने इजहार भी कर दिया, और तभी ये रिश्ता आगे बढ़ा। अरे अगर ऐसा ही था तो तू ये बात मुझे बाजार में ही बता देता ना। अरे माँ, आपकी जूस पीने के बाद मैं आपको ये बात बताने ही वाला था, लेकिन उतने में मिश्का वहां से चली गई। वो आपके सामने थोड़ी सहमी हुई थी ना, इसीलिए। वैसे वो लड़की है तो बड़ी अच्छी। पहले उसने गुस्सा किया, लेकिन बाद में बड़े प्यार से बात की, और मेरे लिए वो जूस भी लेकर आई। मम्मी पापा, मिश्का बहुत अच्छी और बहुत काबिल है। ऐसी बहू आपको कहीं नहीं मिलेगी। मैंने जितना उसको जाना है, उसका दिल बड़ा साफ है, और वो हर काम को बड़े अच्छे से पूरा करती है। ठीक है बेटा, अगर तुम्हारी खुशी उसी में है तो हमें इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं है। और मुझे भी बेटा। क्या? सच में? हाँ बेटा, अब बस हमें उसके परिवार से मिलना है एक बार, और उसके बाद बात पक्की कर लेंगे। ठीक है मम्मी। वही जब मिश्का अपने घर पर अर्नव के बारे में बताती है, तभी परेश और सुवर्णा दोनों भी एकदम आश्चर्यचकित हो जाते हैं। चलो ठीक है ना,
तुमने जितना उस लड़के के बारे में बताया है वो सुनकर तो हमें अच्छा ही लगा। हम भी तुम्हारे लिए लड़का ढूंढने का सोच ही रहे थे, लेकिन तुम्हारी जिसमें खुशी है हम उसी के साथ तुम्हारी शादी करा देंगे। और यहाँ तो लड़का भी कितना काबिल है, ऊपर से अच्छे घराने से भी है। आपको पता है दी, आपका ये खिलखिलाता हुआ चेहरा देखकर मुझे तो आप पे पहले ही शक हो गया था, लेकिन मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ। आखिरकार आपको अपने सपनों का राजकुमार मिल ही गया। हाँ जूही, सो तो है। खैर, शुक्र है भगवान का, वरना मुझे तो बड़ी चिंता हो रही थी इसकी कि इस घमंडी लड़की के साथ भला कौन शादी करेगा। अरे माँ, आप अगर कुछ अच्छा नहीं बोल सकती तो बुरा भी मत बोला करो ना। अब अर्नव मुझसे शादी कर रहा है ना, तो फिर अरे हर कोई आपके जैसा नहीं होता, समझी ना आप। मिष्का, बस। पर पापा। अरे दी, ये सब छोड़ो ना और मुझे मेरे होने वाले जीजू के फोटोज दिखाओ, और ये भी बताओ कि आप दोनों के लव स्टोरी की शुरुआत कहाँ से हो गई। अब दोनों के घर वाले आपस में मिलते हैं, जिसके बाद रिश्ता पक्का हो जाता है। ये देख जूही, मैं तो ऐसा ही मनीष मल्होत्रा डिजाइनर लहंगा पहनूंगी अपनी शादी में, इसीलिए मैंने इसे ऑलरेडी बुक भी कर दिया है। अब मेरा लहंगा शादी के एक हफ्ते पहले तक तैयार भी हो जाएगा। वाह दी, आपका लहंगा तो बहुत ही बढ़िया है। आप तो इसमें किसी राजकुमारी से कम नहीं लगोगी। सच में? हाँ दी, वैसे अगर आपको मेकअप करवाना हो तो आप मेरी सहेली से करवा लेना। वो काफी अच्छा मेकअप करती है और पैसे भी कम लेती है, वरना बाकी के मेकअप वाले तो कितने पैसे लेते हैं। अरे ये तो कैसे पागलों की तरह बातें कर रही है। ये कोई जन्मदिन या तीज त्योहार वाला फंक्शन थोड़ी ना है जो मैं किसी भी एरे केरे मेकअप आर्टिस्ट से अपना मेकअप करवा लूं। ये मेरी शादी है जो जिंदगी में केवल एक बार ही होती है, इसीलिए मैं तो एकदम टॉप के मेकअप आर्टिस्ट से ही अपना मेकअप करवाऊंगी, फिर चाहे वो कितने भी पैसे क्यों ना ले, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन दी, मेरी सहेली भले ही कोई नामांकित मेकअप आर्टिस्ट ना हो, लेकिन उसका मेकअप बिल्कुल किसी बड़े बड़े मेकअप आर्टिस्ट के मेकअप की तरह ही होता है। आप देख लेना एक बार। ओफो चूही, परेशान मत करो यार, मैंने कहा ना, मुझे किसी भी छोटे मोटे मेकअप आर्टिस्ट से नहीं करवाना अपना मेकअप। और हाँ, तू मेरी शादी और शादी के सारे फंक्शंस में अच्छे से अच्छे कपड़े पहनना, चाहिए तो मुझसे पूछ लेना, लेकिन कोई भी सस्ता माल मत पहनना, वरना मेरी इज्जत तो मिट्टी में मिल जाएगी। ठीक है दी, जैसे आप कहो। अब ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं, जिसके बाद अर्नव और मिष्का की शादी हो जाती है और मिष्का अपने ससुराल चली जाती है। लेकिन कमरे में जाने के बाद वो देखती है कि वहां का एसी खराब हो चुका है। हे भगवान, ये क्या है अर्नव, ये एसी चल क्यों नहीं रहा? अरे मेरा तो ध्यान ही नहीं गया, लेकिन सुबह तक तो चल रहा था अच्छे से, फिर अचानक से इसे क्या हो गया? और अब इतनी रात को कोई एसी ठीक करने वाला भी नहीं आ सकता। देखो अर्नव, मुझे गर्मी में नींद बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि मैं हमेशा एसी में ही सोती हूँ। प्लीज कुछ करो ना। एक तो पहले ही शादी की थकान के कारण मेरी नींद की बैंड बजी हुई है। तुम चिंता मत करो मिष्का, मैं अभी एक आदमी को फोन करता हूँ, वो हमारे पड़ोस में ही रहता है और वो एसी ठीक करना भी अच्छे से जानता है। बस भगवान करे कि वो जाग रहा हो। मैं अभी उसे बुला कर लाता हूँ। ठीक है अर्नव, जल्दी आना। अर्नव कमरे के बाहर चला जाता है। घर में आई नहीं कि एसी खराब हो गया। अर्नव से प्यार किया है, इसीलिए मुझे अपने गुस्से को काबू में रखना पड़ता है और सबके साथ अच्छे से पेश आना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि मेरे गुस्सेल स्वभाव के कारण मेरा नाम पहले से ही बदनाम है। इसलिए ससुराल वालों की नजरों में झूठ मूठ का ही सही, पर मुझे अच्छा बनना ही पड़ेगा। उतने में मिष्का देखती है कि वहां कमरे के दरवाजे पर उज्ज्वला खड़ी है। अरे बाप रे, माँ जी आप, मैं तो डर ही गई। हे भगवान, कहीं इस बुढ़िया ने मेरी बातें तो नहीं सुन ली होगी ना? और अगर ऐसा हो गया
तो मैं तो बड़ी मुश्किल में पड़ जाऊंगी। अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। रितिका समय पर आकर पूजा में बैठ जाती है और पूजा खत्म होने के बाद, रितिका, अब तुम्हारे मायके में सब ठीक तो है ना? अरे हाँ भाभी, माँ की तबीयत एकदम चुस्त और दुरुस्त हो चुकी है। क्या कहा माँ? लेकिन तुमने तो कहा था कि पापा की तबीयत खराब हो गई है। ओह हाँ, मेरा मतलब वही है। पापा की तबीयत अब एकदम मस्त है। बस भी करो रितिका, और कितना झूठ बोलोगी? मुझे तुम्हारा सच पता चल चुका है। सुबह जब तुम्हारा फोन नहीं लग रहा था तभी मैंने तुम्हारी माँ को फोन किया था और तभी मुझे उन्होंने बताया कि तुम रात को मायके गई ही नहीं थी। क्या? हाँ रितिका, अब बता, रात भर से तुम कहाँ पर थी और हम सब से तुम क्या छुपा रही हो? वो भाभी, दरअसल वो मेरी सहेली है ना चंचल, उसका उसके बॉयफ्रेंड के साथ बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था, जिसके बाद चंचल का रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। इसीलिए मुझे रात में उसके पास जाना पड़ा। क्या कहा? चंचल के पास? हाँ भाभी, चंचल का इस शहर में कोई नहीं है। वो यहाँ पर नौकरी के लिए आई है, इसीलिए उसे सांत्वना देने के लिए मुझे ही उसके पास जाना पड़ा। अब अगर मैं अपने घर वालों से ये कह देती कि मैं अपनी सहेली के पास जा रही हूँ तो मुझे वहां पर कोई जाने नहीं देता, इसीलिए मैंने झूठ बोला भाभी। हे भगवान! भाभी, मैं सच कह रही हूँ, यही झूठ है। मेरा मतलब यही सच है भाभी। ठीक है रितिका, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन आइंदा से झूठ बोलकर मत जाना कभी भी। अब देखो, तुम्हारी माँ तुम्हारे बारे में क्या सोच रही होगी। हाँ भाभी, आपने बिल्कुल सही कहा, माफ कीजिए मुझे। कोई बात नहीं रितिका। रितिका बाल बाल बच जाती है। फिर एक दिन जब मिहिर का जन्मदिन आता है तभी, ये लो भैया, ये रहा आपका तोहफा। अरे वाह, क्या बात है छोटे, लेकिन क्या है इसमें? खोलकर तो देखिए भैया। फिर शौर्य वो तोहफा खोलता है और उसमें एक महंगा सा स्मार्टफोन होता है। लेकिन उस फोन को देखकर रितिका गुस्से से लाल हो जाती है। लेकिन छोटे, ये तो बहुत महंगा फोन है और इसकी क्या जरूरत थी मेरे भाई? आखिर तूने इतना खर्चा क्यों किया? अरे भैया, आप जो भी मेरे लिए करते हो ना, ये तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। इसे अपना लीजिए, मना मत कीजिए। ठीक है छोटे, अब जब तू इतने प्यार से ले ही आया है तो मैं रख लेता हूँ। और तेरा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई। सच में ये फोन तो बहुत ही कमाल का लग रहा है, मुझे भी बहुत पसंद आया। क्यों रितिका? हाँ भाभी, बहुत ही बढ़िया फोन है ये। फिर बाद में शौर्य, अरे क्या जरूरत थी भैया को इतना महंगा फोन देने की? अरे कोई छोटा मोटा तोहफा दे देते तो भी चल जाता, तो फिर इतना महंगा फोन देने की क्या जरूरत थी तुम्हें? लेकिन रितिका, भैया अभी नया फोन लेने ही वाले थे, इसीलिए मैंने ये सोचा कि उनके लेने से पहले मैं ही उन्हें गिफ्ट कर देता हूँ। वैसे तो मेरे लिए तुम्हारी जेब से जल्दी पैसे निकलते नहीं हैं, और अपने भैया के लिए बराबर इतने सारे पैसे निकल गए। हाँ? क्यों? अब क्या हुआ? इस बार क्या तुम्हारी सैलरी वक्त से पहले आ गई क्या? ओफो रितिका, तुम भी ना। अरे बाबा, मैंने ये फोन एक साथ पैसे देकर नहीं खरीदा है, मैंने तो ये डाउन पेमेंट करके ईएमआई पर लिया है। क्या कहा? ईएमआई? अरे मेरे होशियार पतिदेव, ईएमआई भरने के लिए भी तुम्हारी सैलरी भी उतनी होनी चाहिए। अब कैसे भरोगे इतनी ईएमआई? फिक्र मत करो रितिका, एक खुश खबर है, मुझे नई नौकरी मिल गई है, वो भी एक बहुत बड़े पोस्ट वाली, जिसमें मुझे अभी से कई गुना ज्यादा सैलरी मिलेगी। और 1 महीने बाद मेरी ज्वाइनिंग है, और अभी मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ ना, उसमें मेरा ये काम करने का आखिरी महीना है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। कॉन्ग्रेचुलेशन शौर्य। थैंक यू रितिका। रितिका बहुत खुश हो जाती है और वो ये सारी बातें चंचल को बताती है। तभी, क्या? अरे बाप रे,
अब जब शौर्य को ज्यादा सैलरी वाली नौकरी लगने वाली है, तब तो वो अपने भैया को और ज्यादा पैसे देगा और साथ ही ऐसे तोहफे पर तोहफे देता ही रहेगा। अब उसके भैया ने उसके लिए इतना सब किया है, तो वो भी तो उसके लिए उतना करेगा ही ना। हाँ चंचल, ये तो तूने बिल्कुल सही कहा। और मुझे तो इसी बात का डर है कि कहीं मेरा ये बेवकूफ पति अपने भैया पर सारे पैसे ना उड़ा दे। उसका तो कोई भरोसा नहीं बाबा। लेकिन अब मैं क्या करूं? कुछ तो बता यार, मेरा दिमाग तो पूरी तरह बंद पड़ चुका है। अब तुझे अपने पति और जेठ के बीच फूट डालनी होगी। क्या कहा? फूट? लेकिन ये फूट किस दुकान में मिलती है? अरे मेरी दिमाग से पैदल सहेली, फूट यानी तुझे उन दोनों के बीच में दूरियां लानी होगी। तेरे पास 1 महीने का समय है। शौर्य को उस नई नौकरी को ज्वाइन करने से पहले ही तू उन दोनों भाइयों को अलग कर दे, तो फिर उसके सारे पैसे तेरे पास ही आएंगे और वो अपने भैया पर कोई पैसा नहीं लुटाएगा। अरे वाह, ये तो तूने एकदम बढ़िया सुझाव दिया है। लेकिन मैं उन दोनों को दूर कैसे करूंगी? अरे अब सारा काम मैं ही करूँ क्या? जरा तू भी कुछ सोच ले। फिर चंचल और रितिका दोनों अब फूट डालने के लिए योजना बनाने लगती है। ऐसे ही एक दिन रितिका शौर्य के पास जाकर, शौर्य, आज तो भैया मेरे मन से उतर ही चुके हैं। अरे ऐसा भी कोई करता है क्या? लेकिन क्या हुआ है रितिका, और तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? अब देखो ना, मैं अभी उनके कमरे से गुजर रही थी और वो अपने किसी दोस्त से बात कर रहे थे और ये कह रहे थे कि मेरा छोटा भाई तो अभी भी उसी नौकरी पर घिस रहा है और तो और घर में कुछ ज्यादा पैसे भी नहीं देता, और एक फोन लाकर उसने कोई बड़ा तीर नहीं मारा है, क्योंकि आज तक मैंने उसके लिए हद से ज्यादा ही किया है। क्या भैया ने ये सब कहा? हाँ शौर्य, मैं झूठ क्यों बोलूंगी तुमसे? मैंने अपने कानों से सुना है। अरे तुम ही बेवकूफ हो जो उन पर अपनी जान लुटाते हो। वो तो सामने से कुछ और दिखते हैं, लेकिन पीछे से तो कुछ और ही है। मुझे लगा नहीं था रितिका कि भैया के मन में मेरे लिए इतनी मेल होगी। देखो शौर्य, अब तुम जाकर उनसे कोई बहस मत करो, वरना वो लोग तो यही कहेंगे कि मैं बस यहाँ की बात वहां करना जानती हूँ। पर अब तो तुम समझ चुके हो ना कि उनका दिल कितना काला है, तो तुम भी अब उनसे 4 कदम दूर ही रहना। हाँ रितिका, तुम बिल्कुल सही कह रही हो और तुम चिंता मत करो, मैं ये बात किसी से नहीं कहूंगा। रितिका की ये बातें सुनकर शौर्य अब मिहिर से बहुत नाराज हो जाता है। फिर अगली सुबह, अरे छोटे, रोज तो तुझे ऑफिस में ही छोड़ता हूँ कार से, तो फिर आज तू अलग से क्यों जा रहा है? नहीं भैया, आप चले जाइए अपनी कार में, मैं खुद ब खुद चला जाऊंगा। पर छोटे, देखिए भैया, मुझे बहुत देर हो रही है, एक जरूरी मीटिंग है आज सबके साथ। हाँ तो मैं छोड़ देता हूँ ना तुझे, उसमें क्या हुआ? शौर्य मिहिर की कोई बात नहीं सुनता और वो वहां से चला जाता है। और उसके स्वभाव में आई इस बदलाव को देखकर मिहिर स्तब्ध रह जाता है। ये लो मिहिर, तुम्हारा और देवर जी का ये डब्बा। अरे देवर जी अकेले ही चले गए? आज वो तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे क्या? नहीं अमृता, पता नहीं क्या हुआ है छोटे को। आज तो उसने मुझसे ठीक से बात भी नहीं की और बेवजह ही अलग से चला गया। कुछ हुआ है क्या घर में? नहीं तो फिर उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मुझे लगता है कि वो किसी चिंता में होंगे, इसीलिए उनका बात करने का मन नहीं होगा। होता है कभी कभी, आप उस बारे में इतना मत सोचो। भगवान करे कि ऐसा ही हो, क्योंकि आज से पहले वो मुझसे कभी रूठा नहीं है। अब तो तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो मिहिर, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अब ज्यादा चिंता मत करो और जाओ, मैं ये डब्बा देवर जी के ऑफिस भिजवा देती हूँ। ठीक है अमृता। फिर मिहिर चला जाता है और ये सब रितिका पीछे से देख रही होती है और वो ये देखकर बहुत खुश हो जाती है। पहला प्लान तो कामयाब हो गया चंचल। पहले दाव में ही दोनों भाइयों के बीच मनमुटाव हो चुका है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि तू इतने में ही रुक जाएगी। तुझे उन दोनों भाइयों के बीच में और दरार लानी होगी।
और तभी जाकर हमारा मकसद पूरा होगा। हाँ चंचल, समझ गई मैं। फिर शाम में खाने के वक्त भी शौर्य मिहिर से कोई बात नहीं करता, जिस कारण मिहिर और परेशान हो जाता है। फिर एक दिन शौर्य की अलमारी में आधे कपड़े तो भैया के ही है, जो भैया ने उन्हें पहनने के लिए दिए थे, क्योंकि उन दोनों का माप लगभग एक समान ही है। अब मैं शौर्य की अलमारी से भैया के कपड़े हटाकर फिर से भैया की अलमारी में रख देती हूँ, ताकि शौर्य को ये लगे कि भैया ने गुस्से में आकर उनके कपड़े वापस ले लिए हैं। फिर रितिका ऐसा ही करती है। और फिर बाद में जब शौर्य अलमारी से कपड़े निकालने जाता है, तब वो मिहिर के कपड़े गायब देखकर हैरान रह जाता है और वो गुस्से में मिहिर और अमृता के कमरे में जाकर उनकी अलमारी में वो कपड़े रखे हुए देखता है। मेरा यकीन कर छोटे, मैंने ये कपड़े यहाँ पर नहीं लाए हैं और ना ही अमृता ने। ये कपड़े तेरी ही अलमारी में थे। अरे ये कैसी बातें कर रहे हो आप भैया? तो फिर ये कपड़े अपने आप चलकर आए हैं क्या इस अलमारी में? देवर जी, सच में ये कपड़े हमने यहाँ पर नहीं लाए हैं। आप दोनों तो मेरे मन से उतरते ही जा रहे हो। अरे आपके खाने के दांत कुछ और है और दिखाने के कुछ और। जाइए, अपने कपड़े अपने पास ही रखिए, क्योंकि अब मैं अपने कपड़े खुद खरीद सकता हूँ और आपसे भी महंगे कपड़े खरीद सकता हूँ। इतना कहकर शौर्य वहां से चला जाता है। अरे इसे अचानक से क्या हो गया? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। लेकिन अगर वो कपड़े आपने नहीं निकाले और मैंने भी नहीं निकाले, तो फिर इसका एक ही मतलब है कि ये काम रितिका का है। लेकिन उसने ऐसा क्यों किया होगा? अब मिहिर और अमृता काफी चौंक जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और अब शौर्य अपनी नई नौकरी पर जाने लगता है। उसकी काफी अच्छी कमाई होती है, जिसके बाद अब रितिका के तेवर ही बदल जाते हैं। अरे रितिका, यह खीखी खोखो करने से अच्छा कोई काम ही कर लो। सुबह से तुमने अपने हिस्से का कोई काम नहीं किया है। अरे तुम भी इस घर की बहू हो और तुम्हारी भी कोई जिम्मेदारी है। अरे भाभी, अब मैं घर में कोई काम नहीं करने वाली, क्योंकि अब मेरा पति पहले से बहुत ज्यादा कमाता है और वो घर में पैसे भी बहुत ज्यादा देने लगा है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि अब आप घर में एक नौकरानी लगा लो, वही आपके लिए बेहतर रहेगा। क्या कहा? नौकरानी? नहीं रितिका, इस घर में कोई नौकरानी नहीं आएगी और तुम्हें अपने हिस्से के काम खुद ही करने पड़ेंगे। समझ गई ना? नहीं भाभी, एक बार मैंने कह दिया सो कह दिया। मैं घर में कोई काम नहीं करने वाली। इतना कहकर रितिका नखरे दिखाते हुए चली जाती है और अब अमृता मिहिर को ये सारी बातें बताती है। क्या कहा? रितिका का अब कुछ ज्यादा ही हो रहा है। अब ये बात तो हमें छोटे को बतानी होगी। फिर वो दोनों शौर्य के पास जाकर रितिका के बारे में सब कुछ बताते हैं। हाँ तो क्या गलत कहा उसने? अब जब घर में पैसा आ गया है, तब वो काम क्यों करेगी? क्या? अरे ये आप कैसी बातें कर रहे हो देवर जी? आपको तो रितिका के नखरों पर रोक टोक लगानी चाहिए, लेकिन आप तो उसका साथ दे रहे हो और मुझे तो उसके लक्षण कुछ ठीक नहीं लग रहे, क्योंकि उस दिन भी आपकी अलमारी से मिहिर के कपड़े उसी ने हमारे अलमारी में रख दिए होंगे, वरना हम दोनों के अलावा ये काम और कौन कर सकता है? हाँ छोटे, ये सारी करामात तेरी ही बीवी की है। नहीं शौर्य, इन लोगों की बातों में मत आओ तुम। ये तो बस हम दोनों के बीच में आग लगा रहे हैं। अरे सच तो यही है कि इनसे हमारी अमीरी अब देखी नहीं जा रही। तमीज से बात करो रितिका। रितिका बिल्कुल सही कह रही है भैया। पिछले 1 महीने में आपने मुझे अपने असली रंग दिखा दिए हैं और अब तो मुझे वाकई में आप दोनों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं रहा। और शौर्य, मैं तो अब तुमसे यही कहूंगी कि अब हम इनके साथ रहेंगे ही नहीं। घर का ऊपरी हिस्सा पूरा खाली है और अब तो हम अमीर भी हो चुके हैं, इसीलिए अब हमें ऊपर रहने जाना चाहिए। हाँ रितिका, रिश्तों का तो बंटवारा हो ही चुका है, लेकिन अब घर का बंटवारा होगा और यही हम सबके लिए ठीक रहेगा। क्या? रितिका और शौर्य का ये फैसला सुनकर अमृता और मिहिर एकदम चौंक जाते हैं।
अब कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। नहीं माँ जी, ये वीडियो मेरी है ही नहीं, यकीन कीजिए मेरा। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? ये देखो, इस वीडियो को गौर से देखो, इसमें तो तुम ही हो। नहीं जीजी, ये मेरी वीडियो हो ही नहीं सकती। ये झूठ बोल रही है माँ जी। अरे हम क्या अंधे हैं क्या? या फिर हमारे माथे पर बेवकूफ लिखा है? ये तुम्हारी ही वीडियो है, इसीलिए चुपचाप अपनी इस बेशरम हरकत को स्वीकार करो। मयूरा, तुझे तो मैंने एकदम संस्कारी और गुणवान समझा था, लेकिन तू तो इस कांचन से भी गई गुजरी निकली। नाच गाने जैसी गंदी हरकत की है तूने, और वो भी पार्टी में आदमियों के सामने। छी! नहीं माँ जी, मैं कह रही हूँ ना आपसे, प्लीज मेरा विश्वास कीजिए, ये मैं नहीं हूँ। मैं तो आपके और समीर जी के बगैर कहीं जाती भी नहीं हूँ, तो मैं भला ये कैसे हो सकती हूँ? हाँ माँ, मयूरा हमारे सिवा कहीं भी नहीं जाती, और ये दिन भर तो घर में ही रहती है, वो भी आपकी नजरों के सामने। आप दोनों ये कैसी बेतुकी बातें कर रहे हो? देवर जी, अगर ये अभी की वीडियो नहीं है तो हो सकता है कि ये शादी के पहले की वीडियो हो। अब किसे पता कि शादी के पहले ये क्या करती थी। नहीं जीजी, मैं सच कह रही हूँ, ये वीडियो ना तो पुरानी है और ना ही अभी की है। और मैं भला आप सबसे क्यों झूठ बोलूंगी? मुझे तो ये नाच गाना बिल्कुल भी नहीं आता, और मैं तो ये फिल्मी गाने भी नहीं सुनती। हाँ माँ, 3 महीने से ज्यादा हो चुके हैं इस शादी को, और इन 3 महीनों में मुझे आज तक मयूरा में ऐसी कोई कमी नहीं दिखी जो उसके संस्कारों से अलग हो या फिर बुरी हो। और ये बात तो आप भी जानती हो। और माँ, ऐसा भी हो सकता है कि ये सब किसी ने एआई की मदद से किया हो। क्या ऐसा भी होता है क्या? हाँ माँ, आजकल इंटरनेट पर किसी की भी फोटो उठाकर उसे एआई की मदद से वीडियो में बदल सकते हैं, और मुझे तो ऐसा लगता है कि मयूरा के साथ यही हुआ है। हाँ समीर जी, शायद यही हुआ होगा। माँ, मैंने मयूरा और मेरी शादी की फोटो पोस्ट की थी। हो सकता है कि किसी ने उसे उठाकर ये वीडियो बना लिया हो, और जाने अनजाने में ये इतना फेमस हो गया। पर ऐसा कैसे हो सकता है? और कोई मयूरा के साथ ऐसा क्यों करेगा? कांचन भाभी, ये सिर्फ मयूरा का ही केस नहीं है, ऐसे बहुत से साइबर क्राइम हो रहे हैं। एआई का सही उपयोग करने के साथ साथ काफी लोग उसका गलत भी उपयोग करते हैं, और मुझे मयूरा पर पूरा भरोसा है कि ये पहले भी ऐसे नहीं थी और आज भी ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। और इस वीडियो में ये मयूरा है ही नहीं। हाँ माँ जी, समीर जी सही कह रहे हैं, मुझ पर यकीन कीजिए, मैं नहीं हूँ इस वीडियो में। नहीं माँ जी, इसकी बात पर भरोसा मत कीजिए, ये 1 नंबर की झूठी है। बस कीजिए भाभी। और कितना घी डालोगे आप आग में? और इतनी क्या नफरत करती हो आप मेरी बीवी से? आखिर आपको इससे इतनी जलन क्यों है? आपको देखकर तो मुझे शक हो रहा है कि ये सारी करामतें आप ही ने की है, या फिर किसी को पैसे देकर किसी से करवाया है, ताकि आप मयूरा को माझी और बाकी लोगों के नजरों में गिरा सको, उसे बुरा साबित कर सको। अरे नहीं देवर जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हो? सही तो कह रहा है मेरा बेटा, और मैं भी कोई अंधी या बेअकल नहीं हूँ। ये मयूरा तो दिन रात कहीं जाती भी नहीं, और अगर इसे कहीं जाना हो तो फिर वो मेरे साथ ही जाती है, या फिर मुझसे अनुमति लेती है, और वो भी 10 से 15 मिनट में वापस लौट कर आती है। और अब तो मुझे भी यही लग रहा है कि इसमें ये मयूरा है ही नहीं, पक्का ये काम एआई का ही है। हाँ माँ, लेकिन आप चिंता मत करो, मैं इसके बारे में साइबर क्राइम ब्रांच में कंप्लेन करूंगा,
फिर आगे का वो देख लेंगे। शुक्रिया समीर, शुक्रिया माँ जी, मुझ पर इतना भरोसा करने के लिए। ऐसा कैसे हो सकता है? और कोई भला इस तस्वीर को लेकर वीडियो कैसे बना सकता है? ये कोई हीरोइन थोड़ी ना लगती है, और हर वक्त तो ये घर में ही पड़ी रहती है। किसी के साथ इसकी दुश्मनी भी नहीं लगती। वो ना हो, दाल में कुछ ना कुछ काला तो जरूर है। फिर जब श्यामा मोहल्ले में जाती है, तभी वहां की औरतें उसे सुनाने लगती है, क्यों रे श्यामा, बड़ी बुराइयां करती थी ना हमारी बहुओं की, कि हमारी बहू तो ऐसे कपड़े पहनती है, घूमती फिरती है, गप्पे लड़ाती है। तो अब क्या हुआ? तेरी बहू ने तो सरे आम आदमियों के सामने पार्टी में ठुमके लगाए हैं। अरे हमारी बहू है तो जैसे भी हो, लेकिन ठीक ही है। तेरी नचीनिया बहू जैसे बिल्कुल नहीं। हमारी बहुओं को बेशरम कहती थी, अब तेरे घर में तो दो दो बेशरम बहुए हैं। क्यों? हो गई ना बोलती बंद तेरी। बड़े डींगे हाँक रही थी ना, और अपनी उस मयूरा बहू की तारीफों के पुल बांध रही थी। अब क्या हुआ? अरे कुछ तो बोल, मुंह में ताला क्यों लग गया तेरे? हाँ? अरे इसकी दोनों बहुएं ने तो इसे कुछ बोलने के लायक ही नहीं छोड़ा। हाँ, ये बात तो तूने एकदम सही कही। श्यामा किसी से भी नजरें नहीं मिला पाती। देख रही है ना माँ जी आप, अरे किस तरह सबके सामने हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ चुकी है। देखिए माँ जी, आप देवर जी और उस मयूरा की बातों पर विश्वास क्यों कर रही हो? मेरा यकीन मानो, वो मयूरा सही लड़की नहीं है, और वो वीडियो उसी का है। वो कुछ ना कुछ तो हमसे छुपा रही है माँ जी। कांचन, बंद कर अपना मुंह, और बार बार मेरे कान भरना बंद कर दे। अरे मयूरा का स्वभाव तो उसकी आंखों से ही झलकता है। वो तुझसे 100 क्या 1000 गुना अच्छी है, और ये हरकत वो कर ही नहीं सकती। और समीर ने पहले ही कहा है कि वो वीडियो एआई की मदद से बनाया गया है, तो वही सच होगा। अब जा यहाँ से। कांचन को श्यामा पर बहुत गुस्सा आता है। फिर एक रात अचानक से समीर की आंख खुलती है, और वो देखता है कि मयूरा उसके बगल में है ही नहीं। मयूरा? ये मयूरा कहाँ चली गई? मयूरा? फिर समीर उसे पूरे कमरे में ढूंढता है, और वो उसे नहीं मिलती। फिर अगली सुबह, क्या मैं नहीं थी? लेकिन कल रात तो मैं कहीं बाहर गई ही नहीं, और मैं तो दिन में भी बाहर कितनी मुश्किल से निकलती हूँ, तो रात को मैं क्या ही निकलूंगी समीर जी। नहीं मयूरा, तुम कल रात कमरे में थी ही नहीं। मैं बहुत घबरा गया था, और मैंने तुम्हारा काफी इंतजार भी किया, लेकिन फिर कब मुझे आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। ओफो, लगता है मैं तब बाथरूम में गई होंगी। नहीं मयूरा, मैंने तो बाथरूम भी चेक किया था, इनफैक्ट तुम्हें कॉल भी किया, लेकिन तुम्हारा तो फोन भी नहीं लग रहा था। ये कितने बजे की बात है समीर जी? यही कुछ 1:30 बजे की। ओ अच्छा, याद आया अभी। मुझे बड़ी बेचैनी हो रही थी। कुछ देर के लिए मैं दिन में सो गई थी ना, इसीलिए रात में नींद ही नहीं आ रही थी, तो सोचा कि खुली हवा खाने के लिए छत पर चली जाऊं, और इतनी रात गए आपको उठाना मुझे अच्छा नहीं लगा, इसीलिए मैं बिना बताए ही चली गई। माफ करना समीर जी, खामखा आपको मेरी वजह से परेशानी हुई। कोई बात नहीं मयूरा, लेकिन अगली बार ऐसे बिना बताए कहीं मत जाना, ठीक है ना? ठीक है समीर जी, पक्का। ऐसे ही एक रोज जब कांचन और श्यामा बाहर खरीदारी करने जाती है, तभी घर में आने के बाद पड़ोसन इंदु आकर श्यामा से कहती है, अच्छा हुआ श्यामा जो घर पर आ गई तू। अरे जब तू बाहर गई थी ना, तो तेरे घर से बड़े अतरंगी फिल्मों की गाने की आवाज सुनाई दे रही थी। इस बार तेरी बहू नाच गाने की प्रैक्टिस कर रही थी क्या? हाँ? क्या? अरे अब तो मान जा श्यामा, कि उस वीडियो में तेरी छुटकन बहू ही थी।
अरे वो तो बस संस्कारी होने का ढोंग कर रही है, तुझे दिखाई नहीं देता क्या? हाँ माँ जी, इंदु काकी बिल्कुल सही कह रही है। फिर श्यामा गुस्सा होकर मयूरा के पास जाती है और उसे इस बारे में पूछती है। नहीं माँ जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे तो टीवी ऑन करने भी नहीं आता, और मैंने आपको पहले ही कहा है कि मुझे फिल्मी गाने बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे तो भजन कीर्तन पसंद है, और मैं तो बस भक्ति और भाव वाले ही गीत सुनती हूँ। मयूरा, अब फिर से झूठ मत बोल। और इंदु काकी को क्या शौक चढ़ गया है क्या कि वो आकर तुम्हारे बारे में कुछ भी बोले? ऐसी बात नहीं है भाभी, लेकिन जब से मेरा वो झूठा वीडियो वायरल हुआ है, तब से हर किसी के दिमाग में मेरी एक डांसर की छवि बन चुकी है। इसीलिए हर कोई मुझ पर शक करता है और झूठा इल्जाम लगाता है, और कोई भी एरा गेरा आकर माँ जी को भड़काता रहता है। ये क्या बोल रही है तू? माँ जी, मैं बस अपने काम कर रही थी। मैंने तो टीवी को हाथ भी नहीं लगाया। इंदु काकी ने कहीं और से उन गानों की आवाज सुनी होगी, और उस वीडियो के कारण उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया। लेकिन माँ जी, आपको मुझ पर भरोसा है ना? हाँ मयूरा, मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है, और शायद ऐसा ही हुआ होगा। वो इंदु तो बस यही चाहती है कि मैं सबके सामने जलील हो जाऊं और मेरी बदनामी हो जाए। इसीलिए वो औरत कोई मौका नहीं छोड़ती और हर वक्त मुझे निशाने पर धरती है। लेकिन माँ जी, इंदु काकी की भी इसमें कोई गलती नहीं है। अब हर किसी की नजर में मैं एक प्रकार से गलत ही साबित हो चुकी हूँ। हम बस घर के लोग ही जानते हैं कि वो वीडियो झूठा और फर्जी है, लेकिन बाहर के लोग तो उसे सच ही मानेंगे ना। हाँ बहू, वो बात भी सही है। इस तरह श्यामा मयूरा को समझ कर लेती है, और एक बार फिर से कांचन का माथा गर्म हो जाता है। ये मयूरा ने माँ जी की आंखों पर अपने संस्कारी बर्ताव की ऐसी पट्टी बांध के रखी है ना कि पूछो ही मत। क्या सच है क्या झूठ, ये तो अब राम ही जाने। फिर एक दिन जब श्यामा मयूरा के मायके के इलाके में जाती है, तभी चलो अब यहाँ इस इलाके में आ ही गई हो तो मयूरा की मामी ललिता बहन से भी मिल लेती हो। बड़े दिन हो गए, उनसे कोई मुलाकात नहीं हुई। फिर श्यामा ललिता के घर की डोरबेल बजाती है, लेकिन ललिता ना तो दरवाजा खोलती है और ना ही फोन कॉल का जवाब देती है। बड़ी अजीब बात है, ललिता बहन को क्या हो गया? भगवान करे कि सब ठीक हो। फिर घर आने के बाद वो ये सारी बातें मयूरा को बताती है। हाँ मयूरा, उन्होंने दरवाजा ही नहीं खोला, और तो और मैंने उन्हें कॉल भी किया, लेकिन उन्होंने तो उसका भी जवाब नहीं दिया। वो एक बार उनकी खबर ले ले कि वहां पर सब कुछ ठीक है या नहीं। हाँ माँ जी, मेरी अभी अभी बात हुई उनसे। वो कह रही थी कि वो दवाइयाँ खाकर सो गई थी, और उनकी दवाइयाँ काफी स्ट्रांग है, इसीलिए उन्हें ऐसी नींद आती है कि वो उठ ही नहीं पाती। अच्छा, ऐसी बात है क्या? तो फिर ठीक है, मुझे तो बस उनकी चिंता हो रही थी। नहीं नहीं माँ जी, चिंता करने जैसी कोई बात नहीं है, और मामी जी ने ये भी कहा है कि वो आपको थोड़ी ही देर में कॉल करेगी। ठीक है मयूरा। फिर एक शाम जब श्यामा मंदिर गई होती है, तभी मयूरा घर के आंगन में किसी से फोन पर बात कर रही होती है, और उसकी सारी बातें कांचन सुन लेती है। तुम्हें एक बार कही हुई बात समझ नहीं आती क्या? कितनी बार कहा है तुमसे कि मुझे फोन मत किया करो। मैं करूंगी तुम्हें याद से फोन। अच्छा चलो बाय। हे भगवान, ये मोहतरमा किससे बतिया रही थी? मुझे तो लगा कि दाल में कुछ तो काला है, लेकिन इसकी बातें सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि इसकी तो पूरी दाल ही काली है। ये मयूरा की बच्ची तो पूरे राजों से घिरी हुई है। तभी वहां पर समीर आता है। अरे मयूरा, इससे बात कर रही थी? हाँ,
वो मैं अपने सहेली से बात कर रही थी। एक नंबर की पागल है, एकदम पगली सी है, कभी भी फोन करती है मुझे। मैं तो अभी उसे ही समझा रही थी कि अपना काम निपटा कर मैं बाद में कॉल करूंगी उसे। अच्छा, तो कर लो ना उससे बात। फोन क्यों रख दिया? नहीं समीर जी, मेरे लिए इन सबसे पहले अपनी ससुराल के काम आते हैं। माँ जी तो अभी मंदिर से आती ही होगी, पर मुझे शाम का भोग प्रसाद भी बनाना है। माँ जी ने कहा है कि आज शीरे का भोग चढ़ाना है, इसीलिए मुझे अभी उसकी तैयारी करनी होगी। बड़ी आई सहेली से बात करने वाली, मैं अच्छे से जानती हूँ। इसने देवर जी से झूठ ही बोला है। फिर एक रात जब सब सो रहे होते हैं, तभी मयूरा चुपचाप उठकर बाहर चली जाती है। इससे पहले कि मुझे कोई देख ले, मुझे जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। फिर मयूरा फटाफट से एक जगह पर पहुंचती है, जहाँ पर उससे मिलने के लिए मास्क पहनकर एक लड़की आती है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम सही समय पर आ गई। आखिर कौन है ये लड़की? जानने के लिए हमारा अगला एपिसोड देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें